गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं संदीप लॉयल आप सभी का लॉयल क्लासेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और इंडिया और वर्ल्ड जीके के कुछ बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ आप लोगों के बीच शुरुआत है सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत मतलब कि एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन से। आप सबको इसका आंसर पता होगा। भारतीय संविधान के संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक विषय उल्लेखित नहीं है। भाई निम्नलिखित में से कौन सा जो विषय है वो संघ सूची में नहीं। आप लोगों को पता भारतीय संविधान जो यहाँ पे लिखा है अनुसूची, तो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है भाई? अनुसूची संख्या 7। भारतीय संविधान की अनुसूची 7 के तहत क्या कहा गया है? इसके तहत भाई राज्यों के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच हुआ है शक्तियों का बंटवारा। क्या हुआ है दोस्तों? शक्तियों का बंटवारा हुआ है। और कुछ विषय ऐसे हैं जिन पे राज्यों को कानून बनाने का अधिकार है, उनको राज्य सूची में लिखा गया है। इसके तहत अलग अलग सूची हैं। एक है संघ सूची, जैसा कि आप लोग इस क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, संघ सूची। दूसरी है राज्य सूची, ठीक है ना, राज्य सूची। और एक बहुत बेहतरीन, बहुत इंपॉर्टेंट है कनकरंट लिस्ट, जिसको हम लोग कह देते हैं समवर्ती सूची, ठीक है ना। कौन सी भाई लिस्ट है? समवर्ती सूची जिसको कहते हैं। अब कुछ विषय ऐसे होते हैं जो संघ सूची में शामिल होते हैं, जिन पे संघ सरकार यानी केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है, केंद्र सरकार को। कुछ विषय ऐसे होते हैं जो राज्य सूची में शामिल किए जाते हैं, जिनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। और कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पे संघ और राज्य, केंद्र और राज्य दोनों मतलब कि कानून बना सकते हैं। और इसका बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। मैंने आप लोगों को, जब भी हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं ना, तो हम लोग वो एग्जाम्पल जरूर कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को देखो। बैंकिंग की बात करें, रक्षा, विदेश मंत्रालय, जितने भी फॉरेन वाली चीजें, डिफेंस हो गया, ये सारी की सारी किस्में आती हैं दोस्तों। तो ये संघ सूची का विषय है। कौन सी सूची का? संघ सूची का। जबकि पुलिस हो गया, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज हो गए हैं, ये सारे के सारे किस्में आते हैं, ये राज्य सूची का विषय है। तो नहीं है पूछा है, तो हमारा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। तो दोनों के आप लोग ध्यान रखेंगे, राज्य सूची में जो शामिल है। समवर्ती का एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? एजुकेशन। क्या है? शिक्षा। और एग्जाम्पल को कैसे हम लोगों ने समझा था? हमने समझा था कि भाई इस बार +2 का एग्जाम नहीं हुआ था, तो HPSC ने +2 के बच्चों को पास करवाने का अपना अलग फॉर्मूला बनाया, CBSE के बच्चों को पास करने का अलग फॉर्मूला CBSE ने बनाया। और दोनों स्कूल हरियाणा में हैं। आप लोगों को पता, हर राज्य में, हरियाणा में तो क्या हर राज्य में है, हर राज्य में अपना स्टेट बोर्ड भी होगा और CBSE भी होगा। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो गए है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझा कि शिक्षा जो एजुकेशन है वो समवर्ती सूची में है, जिसपे संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। जैसे पुलिस हो गया है, ये राज्य सूची का विषय है, इस पे किसको कानून बनाने का अधिकार है? तो राज्य सरकार को। और कुछ विषय ऐसे जैसे बैंकिंग, रक्षा मंत्रालय, विदेश, रेलवे, ये सब किस में आते हैं भाई? तो ये आते हैं आपके संघ सूची में। तो इस पे कानून बनाने का अधिकार किसको है? संघ सरकार को। तो बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आज हमने शुरुआत की है। और अनुसूची 7 में आता है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पूछा, वायुमंडल की वह परत जिसमें ओजोन परत स्थित है। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में स्थित है ये बताना। पहला ऑप्शन है आयन मंडल, दूसरा ऑप्शन है क्षोभ मंडल, थर्मोस्फीयर, और चौथा ऑप्शन है समताप मंडल। इसके लिए दोस्तों आप लोगों ने वायुमंडल की संरचना तो पढ़ा होगा। वायुमंडल की संरचना अलग अलग लेयर में जब हम लोग पढ़ते हैं, आप लोगों ने क्षोभ मंडल, जिसको हम लोग स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर बोल देते हैं, ट्रोपोस्फीयर, क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर हो गया जिसको समताप मंडल बोल देते हैं, ये सब चीजें आप लोगों ने पढ़ी होंगी। आयनोस्फीयर हो गया है, एक्सोस्फीयर हो गया है ना। इन्हीं में कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा, सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट वाला अपना कौन सा? समताप मंडल, जिसको हम लोग बोलते हैं, और इंग्लिश में बोल देते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर सबसे पहले और सबसे नीचे की परत को क्या कहते हैं दोस्तों? ट्रोपोस्फीयर। ये वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत है। वायुमंडल के सबसे नीचे वाली परत को क्या कहा गया? क्षोभ मंडल कह देते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कह देते हैं ट्रोपोस्फीयर। समताप मंडल की एक दो खास बातें, सबसे पहले तो ये है कि मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो कहाँ पे होती हैं? तो समताप मंडल में होती हैं। एक तो ये पॉइंट इसका ध्यान रखना है। दूसरा, बहुत बार पूछा जाता है कि वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा, वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा कहाँ पे? वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा जो है वो कहाँ पे है? तो ये भी कहाँ पे? समताप मंडल में। और अपना ओजोन वाला तो क्वेश्चन है ही, ऑप्शन डी पे है ना, ऑप्शन डी पे। अच्छा, ओजोन का एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है, ओजोन प्रिवेंशन का, प्रिजर्वेशन, इंटरनेशनल डे फॉर ओजोन प्रिजर्वेशन। ये कब मनाते हैं दोस्तों? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत की मोटाई, ओजोन परत की मोटाई किस पे मापी जाती है? तो डॉप्सन इकाई में। डॉप्सन है इसके यूनिट भाई, डॉप्सन में मापी जाती है ओजोन की मोटाई। 16 सितंबर को ओजोन
परिवेशन डे मनाया जाता है। वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा समताप मंडल में। मौसम संबंधी सारी घटनाएं भी कहाँ पे होती हैं? समताप मंडल में। और सबसे नीचे वाली परत अपनी कौन सी है? क्षोभ मंडल। तो पूरा वायुमंडल जो है हमारा, इसकी संरचना हमें पढ़नी है, ठीक है ना। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इसके बाद जो पूछा है हमसे कि व्यक्तिगत उधारकर्ता की उधार पात्रता के मूल्यांकन करने वाली एजेंसी को क्या कहते हैं? व्यक्तिगत उधारकर्ता की उधार पात्रता, जैसे कोई भी बैंक में लोन लेते तो बोलते हैं ना सिविल स्कोर कितना है, क्या बोलते हैं? सिविल स्कोर। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या है? सिविल। ऑप्शन जो बी है हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे कोई पूछ ले सिविल की फुल फॉर्म, सिविल की फुल फॉर्म, तो क्या बताओगे भाई? फटाफट से कमेंट करो और बताओ कि सिविल की फुल फॉर्म क्या होती है। फटाफट से बताओ सिविल की फुल फॉर्म क्या होती है? क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो। बताओ फटाफट से, इतना मैंने आपको बताया, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड एजेंसी है ये, जो हम लोग पढ़ते हैं ना सिविल स्कोर। किसी भी लोन वोन के लिए जब जाते हैं तो बैंक में आप लोगों ने इस टर्म को जरूर सुना होगा। तो व्यक्तिगत उधारकर्ता की उधार पात्रता की मूल्यांकन करने वाली एजेंसी सिविल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलो उसके बाद नेक्स्ट देखो, उपग्रह मिशन तृष्णा हेतु किसके लिए है भाई ये मिशन? पहला ऑप्शन है पारिस्थितिकी तंत्र दबाव और जल प्रयोग निगरानी हेतु, दूसरा है कीटनाशी निगरानी हेतु, तीसरा है पारिस्थितिकी संतुलन निगरानी, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ क्या होगा सही आंसर इसका? उपग्रह मिशन तृष्णा। इस पे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? पारिस्थितिकी तंत्र दबाव और जल प्रयोग निगरानी हेतु है भाई ये मिशन। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे इसकी पूछ ले फुल फॉर्म, तो बताओ क्या करोगे भाई इसकी फुल फॉर्म? यहां से टी से इसका मतलब क्या? थर्मल। टी से मतलब क्या? थर्मल है भाई। उसके बाद TRI से आप लोग पूरा इसको ध्यान रख सकते हैं, थर्मल इंफ्रारेड, थर्मल इंफ्रारेड, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग, इमेजिंग। और S से मतलब है यहाँ पे सैटेलाइट। क्या है? सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन। फॉर किसके लिए है भाई? अब ये चीजें आ गई हैं, फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज असेसमेंट। ठीक है भाई। तो थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है। तृष्णा उपग्रह मिशन, तो पारिस्थितिकी तंत्र दबाव और जल प्रयोग निगरानी हेतु थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज असेसमेंट। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखो क्या पूछा गया है। और अगर आपसे पूछ ले कि ये जो मिशन है ये किसका है भाई, तो ये जॉइंटली इसको कर रहे हैं कौन? एक तो फ्रेंच और अपनी भारतीय इसरो। ठीक है, ये दोनों का ये जॉइंटली मिशन है। 2025 तक ये लॉन्च करने का प्लानिंग है इसका भाई। उसके बाद देखो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है यहाँ पे, प्लिनी की प्रसिद्ध कृति क्या है? CU की नेचुरल हिस्टोरिया, पेरिपल्स ऑफ एर्थरियन सी और इंडिका। बताओ भाई क्या होगा? नेचुरल हिस्टोरिया, पेरिपल्स ऑफ एर्थरियन सी और इंडिका। प्लिनी की प्रसिद्ध पुस्तक पूछे, बहुत आसान क्वेश्चन है हिस्ट्री का ये। असल में तो ये सारे के सारे जो प्रसिद्ध बुक हैं जिनके राइटर हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो बात करें, प्लिनी ने पुस्तक लिखी थी भी नेचुरल हिस्टोरिया। तो अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए तो नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी प्लिनी ने। अब CU की है तो ये हम लोग ह्वेनसांग से संबंधित है भाई। किससे? ह्वेनसांग से संबंधित पुस्तक है CU की। अच्छा, उसके बाद पेरिपल्स ऑफ एर्थरियन सी, ये भी पेपर में पूछा है भाई। ये तो HSSC ने पूछा है भाई, विलियम H स्कॉफ के द्वारा लिखित है भाई ये। विलियम H स्कॉफ ने इसकी रचना की है, पेरिपल्स ऑफ एर्थरियन सी। अब आप मुझे बताओ कि इंडिका पुस्तक किसने लिखी? बेहद आसान है कि नहीं है? इंडिका पुस्तक की रचना किसने करी है? ये फटाफट से कमेंट करो और बताओ इंडिका पुस्तक के राइटर कौन है। उसके बाद देखो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन क्या है, रिजर्व बैंक ने महात्मा गांधी श्रृंखला में बैंक नोट कब जारी किए थे? रिजर्व बैंक, RBI से क्वेश्चन पूछा है। तो लगातार पेपरों में, वैसे तो मेल कांस्टेबल में तो इकोनॉमिक्स ज़्यादा थी, खैर बैंक सेक्टर के अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे, लेकिन ये तो जनरल क्वेश्चन है। महात्मा गांधी श्रृंखला के जो बैंक नोट है कब जारी किए थे RBI? 1996, 1951, 1974, यानी में से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी श्रृंखला के नोट जो है RBI ने 1996 में जारी करे थे। तो ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और RBI की स्थापना कब की गई थी भी? रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? ये तो बहुत जनरल क्वेश्चन है। तो 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना की गई थी। अच्छा, इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? अगर यहाँ पर से पेपर में पूछे कि RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935
1935 को की गई थी 5 करोड़ की अधिकृत राशि के साथ। कितने के साथ? 5 करोड़ की राशि के साथ। चलो ये तो बहुत बेसिक सी इसकी बात हो गई है, ठीक है ना। और 1996 में इसने क्या करा था भाई, महात्मा गांधी श्रृंखला के नोट जो है वो जारी किए थे। और कल मैंने आप लोगों को बताया था, कल की क्लास आपने देखी तो मैंने कहा था किस आयोग की सिफारिशों पर, यानी हिल्टन यंग आयोग, ठीक है ना, हिल्टन यंग आयोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है रिजर्व बैंक की स्थापना में, हिल्टन यंग आयोग, ठीक है, हिल्टन यंग आयोग। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछे कि हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो कहाँ पे है भाई? मुंबई में। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके बाद क्या पूछा है आपसे। आईटी अधिनियम 2000 में कितनी अनुसूचियां हैं? आईटी अधिनियम 2000 में कितनी अनुसूचियां? पहला ऑप्शन है 6, 3, 2 या फिर 4। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी 4, ठीक है ना। और आईटी अधिनियम, जिसको सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कहा गया है, अच्छा ये पारित कब हुआ था? तो भारतीय संसद के द्वारा जो इसे है 17 अक्टूबर 2000 को पारित इसे किया गया था। फिर बार बार इसमें संशोधन भी हुए थे। तो एक डेट बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखनी है, 17 अक्टूबर 2000, आईटी अधिनियम 2000, ठीक है ना। अनुसूचियां कितनी हैं? इसमें 4 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय भारोत्तोलन संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो भारोत्तोलन संघ के वर्तमान अध्यक्ष बजरंग पूनिया, आनंद गौड़ा, सहदेव यादव या फिर संतोष यादव। तो भारतीय भारोत्तोलन संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो सहदेव यादव। कौन है दोस्तों? सहदेव यादव है। ऑप्शन सी अपना इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार निम्नलिखित में से किस न्यायालय के पास है? रिट कौन सा न्यायालय जारी कर सकता है भाई? पहला ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, दूसरा ऑप्शन है हाई कोर्ट, राज्य के जो उच्च न्यायालय हैं हाई कोर्ट, और तीसरा ऑप्शन है ए बी दोनों, या फिर चौथा ऑप्शन है जो कि नॉर्मल एचएसएससी का आजकल आंसर भी आने लगा है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन से के पास रिट करने का अधिकार है, कौन से न्यायालय के पास, और फिर उनसे संबंधित अनुच्छेद भी अगर आपको पता है तो ये फिर थोड़ा आसान हो जाएगा आप सभी के लिए। तो बताओ, मौलिक अधिकारों का रक्षक कहा जाता है भारतीय उच्चतम न्यायालय को, यानी सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकारों का रक्षक कहा जाता है। अच्छा, किस अनुच्छेद का भी? तो इसमें अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 32 कौन सा अनुच्छेद दोस्तों? 32, जो सर्वोच्च न्यायालय को विशेष रूप से उत्तरदायी ठहराता है कि वो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए क्या करे भाई? आवश्यक कार्रवाई करे। और इसके लिए वो क्या करते हैं? रिट जारी करते हैं। तो जो रिट है उसमें आप लोगों ने सुना होगा बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रच्छालेख, उत्प्रेषण के लेख, ये सारे जारी कर सकता है कौन? सर्वोच्च न्यायालय। इसे क्या कहा गया? रक्षक कहा गया मौलिक अधिकारों का। और अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों? अनुच्छेद 32 है। और अनुच्छेद 32 से क्या संबंधित है दोस्तों? आप लोगों ने मौलिक अधिकार तो जरूर पढ़े हैं, मौलिक अधिकार पढ़े हैं। क्या कहा गया? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या कहा गया दोस्तों? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद जो है अपना 32। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। इसे क्या कहा है दोस्तों? संविधान की आत्मा कहा है भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला अनुच्छेद रहता है। चलो अब सर्वोच्च न्यायालय की बात करें और अनुच्छेद हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उच्चतम न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 124 है, जो कि किससे संबंधित है? गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय का जो है गठन से संबंधित है भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया है। और अभी कल वाली क्लास में आपने देखा होगा मुख्य न्यायाधीश पूछे थे। भारत के एनवी रमना जो है मुख्य न्यायाधीश हैं उच्चतम न्यायालय के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आप लोग कह सकते हो। अच्छा, अब उच्च न्यायालय की बात करें, सबसे पहले तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए कुछ उच्च न्यायालय होगा। ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ऐसा अनुच्छेद 214 में कहा गया है। प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा भाई? एक उच्च न्यायालय, एक हाई कोर्ट होगा, ऐसा कहा गया है, अनुच्छेद 214 में कहा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट कितने? 25वां तो आपको जरूर याद होगा। ये वो पॉइंट बता रहा हूं मैं जो लगातार अब एग्जाम में पूछे। पॉलिटी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है न्यायालय का। कितने हैं वर्तमान में? 25 हाई कोर्ट है। 25वीं कहाँ पे दोस्तों? आंध्र प्रदेश की अमरावती। कौन सी है? आंध्र प्रदेश की अमरावती। भाई ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे ना। 25वीं हाई कोर्ट है। तो टोटल उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट भारत में कितने हैं? 25 हो गए हैं। और प्रत्येक राज्य के लिए कुछ न्यायालय को ऐसा किस में कहा गया? तो ऐसा अनुच्छेद 214 में कहा गया। लेकिन ये तो आपको पता है 2 या 2 से अधिक राज्य यूटी के लिए जो है एक उच्च न्यायालय हो सकता है अनुच्छेद 231 के तहत। अच्छा, अब जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात हम लोग कर रहे थे, जो ऐसा इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकता है, तो इससे संबंधित एक अनुच्छेद है और वो आप सबको पता होगा, बार बार पूछा जाने वाला अनुच्छेद है अनुच्छेद 226, है ना। अनुच्छेद 226 प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जब हम लोग पढ़ते हैं उच्च न्यायालय के, तो इसमें आता है नागरिकों के मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन।
तो ये भी है, लिहाजा ऑप्शन जो है हमारा सी, ए और बी दोनों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों की सुप्रीम कोर्ट भी जो है मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी कर सकता है और उच्च न्यायालय भी हो गया है यहाँ पे परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण, अधिकार प्रच्छा, ये लेख जो है वो जारी कर सकता है। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों से यहाँ से पूछ लेता हूँ, आप लोगों को जरूर यहाँ पे पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, भाई किस अनुच्छेद के तहत एससी, जिसको क्या कह दिया गया, सर्वोच्च न्यायालय कह दिया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय क्या है, एक अभिलेख न्यायालय है। किस अनुच्छेद के तहत है भाई ये, एक अभिलेख न्यायालय। अभिलेख का मतलब तो आप तो समझते ही हैं, इसका क्या मतलब होता है कि न्यायालय का जो भी निर्णय होगा, जो भी डिसीजन होगा, वो सब जगह साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा। चलो बताइए फटाफट से कमेंट कीजिए, ऐसे लिखे कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके बाद क्या है, भारतीय औषधि प्रणाली ISM में प्रणालियां शामिल हैं कितनी भाई, 5, 6, 3, 1। कितनी प्रणालियां शामिल हैं ISM में, तो दोस्तों 6 प्रणालियां शामिल हैं। तो ऑप्शन बी जो है हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया के तहत गंदे धन के स्रोत को छुपाने और बाद में उसे कानूनी रूप से उपयोग करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से साफ किया जाता है। तो भाई गंदे धन को छुपाने और बाद में उसको सही बनाने के उद्देश्य से किया जाता है, तो कौन सी प्रक्रिया है वो, तस्करी है, काला धन है, विमुद्रीकरण है या मनी लॉन्ड्रिंग है। तो दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग है। क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गंदे धन के स्रोत को छुपाया और बाद में उसे कानूनी रूप से उपयोग करने में सक्षम बनाया जाए। तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, प्राचीन ओलंपिक खेलों का आरंभ किस वर्ष हुआ था। तो कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, प्राचीन ओलंपिक खेलों का आरंभ जो है 756, 765, 776। तो कब हुआ था दोस्तों, 776 ईसा पूर्व। बहुत मतलब वन लीनियर टाइप है ये क्वेश्चन, बहुत आसान है। प्राचीन ओलंपिक खेलों का आरंभ किस वर्ष हुआ था, तो 776 ईसा पूर्व जो इन खेलों का आरंभ हुआ था। बेसिक से, क्योंकि कई बार ये चीजें पूछी जा चुकी है और हमने कई बार पढ़ ली हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर कहा जाता है। गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है, कपास है, रेशम है या जूट है या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ, कई बार पूछ लिया ना, कई बार हम कर चुके हैं। तो जूट को क्या कहा जाता है, गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट वाले हैं, आप फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लीजिए ताकि टाइमली आप लोगों के पास क्लास की जो है अपडेट वो आती रहे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे भारत में पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, ये भारत का पूछा है अभी, भारत में। तो किसे जाना जाता है, डॉक्टर स्वामीनाथन, चार्ल्स डार्विन, रामदेव मिश्रा, एस एल बहुगुणा। तो कौन है दोस्तों भारत में पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक, तो वो है रामदेव मिश्रा। कौन है, रामदेव मिश्रा। ऑप्शन सी अपना यहाँ पे सही आंसर हुआ है। चलो उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय नियोजन का वास्तुकार कहा जाता है। भारतीय नियोजन का वास्तुकार किसे कहा जाता है, बेहद इंपॉर्टेंट। PC महालनोबिस, बस नाम से ही आपको आंसर पता चल गया होगा। समरेंद्र नाथ रॉय, देवव्रत बसु या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ क्या होगा सही आंसर। तो दोस्तों PC महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस इस क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने पंचवर्षीय योजनाएं तो पढ़ी ही होंगी, आजकल तो पेपरों में से गायब सी चल रही हैं, है ना। पंचवर्षीय योजनाएं, ये टॉपिक आपने जरूर पढ़ा होगा सभी ने। पहली पंचवर्षीय योजना कब आई थी दोस्तों, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो कब था, तो 1951 से 1956 तक। और ये किस मॉडल पे आधारित था, तो ये बहुत पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। तो ये किस पे आधारित था, हेरोल्ड डोमर मॉडल पे ये आधारित था। हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था भैया, ठीक है ना। हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित पहली पंचवर्षीय योजना। और दूसरी पंचवर्षीय योजना, सेकंड 5 ईयर जो प्लान आया था, ये कब से कब तक था, तो 1956 से 61 के लिए था। और ये किस मॉडल पे आधारित था, तो ये PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, तो वो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, जिसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना था। जिसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना था। तो खैर नाम आया तो आप लोगों को बता दिया, समाजवादी समाज की स्थापना, ठीक है ना। पंचवर्षीय योजना में कह रहा था, एक समय में बहुत पेपर में पूछी गई थी भी, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अनुच्छेद 371A, अनुच्छेद 371A के तहत किसे विशेष दर्जा दिया गया है। तेलंगाना, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। तो दोस्तों आप सबको पता, नागालैंड जो आप लोगों का ऑप्शन बी है, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है 371A के तहत, ठीक है ना। और इस भारत का संविधान में कौन सा संशोधन हुआ था, तो 13वां संविधान संशोधन हुआ था, जो कि नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 जो था, इसके माध्यम से अनुच्छेद 371
कै को शामिल किया गया था। तो कौन सा संविधान संशोधन था? 13वां संविधान संशोधन, ठीक है ना, 13वां संविधान संशोधन, ध्यान रखेंगे हम लोग इसके लिए। 13वां संविधान संशोधन बेहद इंपॉर्टेंट वाला है भाई। नागालैंड 371 जो विशेष वाले हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा 371 कै ख में, अगर 371 ख के बारे में आप मुझे बताओ, 371 ख की अगर हम बात करें तो इसके तहत क्या हुआ था भाई? 371 ख ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि इसमें के तहत क्या हुआ था? असम राज्य को कुछ विशेष दर्जा यहाँ पे दिया गया था। और इसके तहत भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन हुआ था? तो 22वां संविधान संशोधन हुआ था। 22वां संविधान संशोधन हुआ था अभी भारत में, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछे मणिपुर के लिए, जैसे यहाँ ऑप्शन में दिया गया तो 371 कै ख ग ये तीनों मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिए। और संविधान संशोधन अगर पूछेगा तो कौन सा कहोगे मणिपुर के लिए? 27वां संविधान संशोधन हुआ था। तो जो पहाड़ी क्षेत्र है उसके लिए कुछ विशेष उपबंध यहाँ पे किए गए थे। 371 कै में नागालैंड की बात हो गई, ख में अगर हम लोग पूछे हमसे तो असम की बात करेंगे, और ग में पूछेगा तो मणिपुर। नागालैंड के लिए भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन? 13वां, और असम के लिए कौन सा? 22वां, और मणिपुर के लिए कौन सा कहोगे? 27वां संविधान संशोधन यहाँ पे हुआ था, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद देखो, केंद्र सरकार की सनराइज परियोजना है भाई। केंद्र सरकार की कौन सी सनराइज परियोजना है? ये पहला पॉइंट है 8 उत्तर पूर्वी राज्यों में मलेरिया की रोकथाम के लिए, 8 उत्तर पूर्वी राज्यों में एड्स की रोकथाम के लिए, 8 उत्तर पूर्वी राज्यों में कोविड-19 की रोकथाम के लिए। ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये योजना चलाई गई थी 8 उत्तर पूर्वी जो राज्य नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट हैं उनमें एड्स की रोकथाम के लिए। तो ऑप्शन जो है अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सनराइज परियोजना से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉल खोज एक सामूहिक कृषि मॉडल है जिसे में पेश किया गया। कहाँ पे पेश किया गया था? कहाँ पे है भाई? पहला ऑप्शन है चीन, यूएसए, क्यूबा और रूस। तो कॉल खोज जो है सोवियत संघ में यानी रूस में, जो रूस है, रशिया कह देते हैं, या जो सोवियत संघ में एक प्रकार की सामूहिक कृषि प्रणाली है, यहाँ पे अपना कहाँ हो जाएगा? कहाँ पे पेश किया गया था इसे? तो इसे रूस में पेश किया गया था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और जो इस तरीके के जो खेत होते थे जहां पे सामूहिक कृषि की जाती थी, कौन सी दोस्तों? सामूहिक कृषि जहां पे की जाती थी उन्हीं को यह बोला गया है कॉल खोज, ठीक है। और दूसरा सोवियत संघ में उस प्रकार जो है सरकारी जमीन भी होती थी, सरकारी खेत जिसको बोल देते हैं। क्या होते थे वहां पे? सरकारी खेत, जिन्हें सोव खोज कहते थे। क्या कहलाते थे वो? तो सोव खोज के नाम से उनको जाना जाए। कॉल खोज और सोव खोज। कॉल में क्या हो गया था? सामूहिक कृषि मॉडल के लिए था, और जो सामूहिक कृषि जिस खेत पे की जाती थी उनको कॉल खोज कहा गया था, और जो सरकारी खेत होते थे उन्हें सोव खोज के नाम से जाना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में निम्नलिखित में से किस भारतीय ने शांति और आशा का ऐतिहासिक गीत गाया? तो आशा भोसले, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी, लता मंगेशकर, इनमें से कोई नहीं। तो किसने गाया था दोस्तों? एम.एस. सुब्बलक्ष्मी ने। ऑप्शन बी जो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा पे बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में लगातार हम लोग पढ़ रहे हैं। ऐसी ऐसी चीजें अगर रोज रोज आएंगी तो क्या बताओ, ये चीजें दिमाग में सेट नहीं हो जाएगी कि अगर आपसे पूछ ले कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब की गई थी तो क्या आंसर करोगे? 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर अगर पूछे तो कहाँ कहोगे? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर। इसके कितने अंग हैं? तो क्या कहेंगे? 6 अंग हैं। उनमें से एक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के शहर को छोड़ के ये अकेला ऐसा है जिसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड के द हैग में है। कहाँ पे है? हैग में। बाकी जो 5 और बच गई हैं, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे पूछा ये महासभा। क्या पूछा गया दोस्तों? महासभा, जिसे विश्व की क्या कहा गया है? लघु संसद कहा गया है। इसे क्या कहा गया है? विश्व की लघु संसद। दूसरा हम लोग पढ़ के आए हैं क्या? सिक्योरिटी, सुरक्षा परिषद, जिसे क्या कहा गया है? पुलिसमैन कहा गया है। तीसरा आर्थिक और सामाजिक परिषद, ट्रस्टीशिप, प्रन्यास परिषद, जिसको पढ़ के आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। इन सब के हैं केवल आईसीजे को छोड़ के, बाकी सबके हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है। और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था इसकी आधिकारिक राज्य जो भाषा थी, पहले तो कार्यकारी भाषा हमने पढ़ी थी अंग्रेजी और फ्रेंच। कार्यकारी भाषा कौन सी पढ़ी थी? अंग्रेजी और फ्रेंच हमने पढ़ी। उसके अलावा क्या था दोस्तों? उसके अलावा हमने याद करा था, देखो कैसे याद करा था। एक तो चाइना यानी चीनी भाषा, उसके बाद अरबी, ठीक है, उसके बाद रशियन, कार्स। क्या याद करा था? कार से चीनी, अरबी, रशियन, और एस से क्या थी? स्पेनिश थी। और 2 ये थी जिन भाषाओं को आधिकारिक दर्जा दिया गया है, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद
नेक्स्ट है फिर पहला गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। ये कई बार पूछ लिया एग्जाम में। पहला गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ था? बेंगलुरु, बेलग्रेड, ढाका या फिर दिल्ली? बताओ कहाँ पे हुआ था दोस्तों। तो गुटनिरपेक्ष नॉन अलाइंस्ड मूवमेंट, नाम के नाम से आप लोगों ने इसको जरूर जाना होगा। नाम के नॉन अलाइंसमेंट मूवमेंट जिसको कहा दिया गया, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नाम से आपने जाना होगा। जिसकी स्थापना कब की गई थी? स्थापना से रिलेटेड अगर पूछा जाए या फिर यूं कहा जाए कि प्रथम शिखर सम्मेलन तो ये हुआ था यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में। कब की बात है? पहला तो 1961 में। कब हुआ था दोस्तों? 1961 में। स्थापना से पूछेगा तो क्या कहोगे? 1961 में। बेहद इंपॉर्टेंट वाला, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पूछ इतनी बार लिया है, ये बहुत ज्यादा बार आपसे पूछ लिया है। अच्छा 18वां याद रखेंगे अब हम लोग, वर्ष 2019 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुआ था। दोनों बता दिए, अजरबैजान, ये इंपॉर्टेंट है। राजधानी कई बार पूछी अजरबैजान की, कहाँ पे हुआ था? अजरबैजान की राजधानी बाकू में 18वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन हुआ था। जब से इसका गठन हुआ तब से लेके भारत में प्रतिनिधित्व भारत के प्रधानमंत्री ही करते आ रहे हैं। भारत की तरफ से अगर प्रतिनिधित्व की बात की जाएगी तो कौन करे? भारत के प्रधानमंत्री। जब से इसका गठन हुआ है तब से लेके अब तक, ठीक है ना, गठन से लेके अब तक। चलो अब आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो उसके बाद। नेक्स्ट है पंकज आडवाणी ने अपना विश्व खिताब जीता है। भाई कौन सा विश्व खिताब? IBSF 6 रेड स्नूकर है, विश्व कप को जीत कर हासिल किया है। तो पंकज आडवाणी स्नूकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है, कई बार एग्जाम में पूछे। तो कौन सा है? 21, 22, 23 और 24। तो कौन सा खिताब इन्होंने जीता है? IBSF 6 रेड स्नूकर, 24वां। कौन सा दोस्तों? 24वां खिताब इन्होंने जीता है। भारत के स्टार क्यू खिलाड़ी पंकज आडवाणी हैं, जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा इन्होंने। और फाइनल में इन्होंने किसको हराया था? भाई ये इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे क्या? फाइनल में किसे हराया था? तो पाकिस्तान को हराया था। अभी फाइनल में पाकिस्तान के बाबर मसीह को इन्होंने हराया था और हरा के 24वें खिताब पर कब्जा किया था पंकज आडवाणी। चलो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, छोटी रखिएगी थोड़ी क्लास आज की। नेक्स्ट में थोड़ा और बढ़ के और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। थोड़े से यहाँ पे आज के इस क्लास में जो है ना सीधे पॉइंट टू पॉइंट पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे, तो ज़्यादा डीपली हम लोग नहीं गए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू।